हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द लर्निंग एरिया में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर्स को। और ये आपका 12th का जूलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है। हर लेक्चर को प्रॉपर केयर से देखना है। तो दोस्तों, आज शुरू से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर्स होगा जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की, और उसके बाद हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हेल्थ क्या होता है? जब आपसे बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ क्या होगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठना चाहिए, ह्यूमन हेल्थ होता है एक्चुअली में क्या? तो जब हम अकॉर्डिंग टू WHO की बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ, तो जो लोग हेल्दी हैं, HEALTH हेल्थ हैं, उनका अगर वो गुड हेल्थ है, तो आप कब कैसे डिफाइन करते हो? हेल्थ मीन्स क्या होता है कि एक पर्सन है, ठीक है ना, ए पर्सन having a state of complete physical, mental and social well-being, and not only the absence of disease. That means कि physical fitness is not only this human is healthy, that having कोई भी, मतलब ये समझाना का अर्थ है कि कोई भी ह्यूमन हेल्दी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर बस कोई डिजीज़ फ्री होना चाहिए। डिजीज फ्री है इसका मतलब सब कुछ से हेल्दी है, नहीं। एक्चुअली में ये होता है कि कोई भी ह्यूमन बींग्स, उसके कंप्लीट सेंस की बात की जाती है, कि उसके कंप्लीट स्टेट की बात की जाती है कि वो हेल्दी है या नहीं। तो हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट, क्या करते हैं, स्टेट ऑफ कंप्लीट एंड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, एंड नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और फ्री ऑफ डिजीज। दिस कंप्लीट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ए पर्सन इज हेल्दी और नॉट हेल्दी। नाउ हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज़ तो अलग अलग डिजीज़ तो पढ़ेंगे, बट आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी को आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हाँ, कॉपी कलम निकाल लीजिए और स्टार्ट करके लिखना, और अच्छे से लिखेंगे और बातों को ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। हाँ, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी। सब लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी ओवरऑल एक पर्सन के अंदर जो फाइट करने की कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या पैथोजन से, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो इसको एक डेफिनेशन की फॉर्मेट में लिख लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एबिलिटी ऑफ होस्ट, मतलब हम अपने बॉडी के बारे में ह्यूमन की बात कर रहे हैं। एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और यू कॉल्ड माइक्रोब्स, पैथोजेंस, दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम के कारण डेवलप होती है। तो बात करते हैं हम लोग इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी की बात करते हैं तो दो टाइप्स की इम्यूनिटी पढ़ते हैं, एक इनेट इम्यूनिटी पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो प्यारे साथियों, देखिए इम्यूनिटी के जो टाइप्स हैं हमारे, तो इसको पढ़ते हैं हम। तो टाइप्स में आप यहाँ से देखिएगा कि जो ये आपका जो इनेट इम्यूनिटी होती है, तो ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ, डैट मीन्स कि मदर के जब हम जन्म ले रहे हैं उसी दौरान मुझे मिल चुका हो, और मेरे अंदर, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना IgA, ये जो मदर के जब बेबी डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद जब पाचुरेट हो जाता है, तो जो मिल्क इनिशियल फेज का जो मिल्क फीडिंग होती है मदर का, उसमें IgA इम्यूनिटी जाती है, एंटीबॉडी एज आती है, जो कि इसके अंदर इनेट इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं। तो हम लोग इनेट इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि बर्थ के समय से ही मिला हो, उसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और ऐसी इम्यूनिटी जो आप लाइफ के दौरान, मतलब जीते हो, बर्थ करने के बाद, जन्म लेने के बाद आप जो रास्ते देखते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, माइक्रोब्स, पैथोजेंस जो आपको इफेक्ट करती है, उसके आधार पे आपके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात कर लेते हैं जो इनेट इम्यूनिटी होती है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं कि ये जो होते हैं ना, पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और ये पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब कोई भी तरह के डिजीज़ हो या किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो उसके स्पेसिफिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लाइन्स ऑफ डिफेंस में जब बांटते हैं, तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो दो तरह के टू लाइन ऑफ डिफेंस में काम करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ लाइन डिफेंस में क्या होती है, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। तो दोनों के दोनों क्या है, नॉन स्पेसिफिक हैं। और जब एक्वायर्ड की बात करते हैं तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जो कि इंटरनल होती है और ये स्पेसिफिक होती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग
नॉन स्पेसिफिक की, डैट मीन्स की इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी में बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ एक्सटर्नल इम्यूनिटी की। तो एक्सटर्नल इम्यूनिटी कैसे आती है, तो इसके अलग अलग तरह के लोकेशंस हैं जिसके आधार पे हम अलग अलग तरीके के बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में हम जब बात करते हैं तो हमारा आता है स्किन एंड दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन आता है, जो कि बॉडी के एपिथेलियल लाइनिंग में होती है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप देखोगे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक कितने सॉफ्ट होता है, स्किन ये होती है, म्यूकस लेयर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होती है, यूरोजेनेटल ट्रैक यूरोजेनेटल ट्रैक होती है। ये सारे ट्रैक क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशंस होता है और ये ओवरऑल इंटरनल जो है ये म्यूकस को सिक्रेट करके इस बैरियर की तरह काम करती है। जैसे यहाँ पे आप ये आपका ऑर्गन है जिसके ऊपर क्या करता है, एक्सटर्नल ऑर्गन के ऊपर ये क्या करता है, म्यूकस का मेम्ब्रेन चढ़ा देता है जो कि पैथोजन इसको इन्फेक्ट करने आता है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये फिजिकल बैरियर में हो गया कौन, स्किन एंड म्यूकस। तो स्किन हो गया एक्सटर्नल बॉडी पे और म्यूकस बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है उसके बाहरी सरफेस पे म्यूकस को मेम्ब्रेन भी रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल डैट मीन्स की जो ह्यूमन या जो भी है उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है, डैट मीन्स की ऐसे भौतिक क्रियाएँ, डैट मीन्स की ऐसे फिजिकल प्रोसेस जिसके कारण वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसे जनरली हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो हम जो आई हमारा होता है उसके अंदर वो टीयर्स रिलीज करता है जो कि आई के प्रोडक्शन में काम करता है और आई को क्लीन करने में काम करती है। दूसरा कोई भी पैथोजन है उसको किल करने में काम करती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है और लाइसोसोम कैसे होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, डैट मीन्स कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा तो उसको किल करने की कोशिश करता है। अब बात कर लेते हैं सलाइवा की। सलाइवा सिक्रेशंस क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। HCl क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो ये सारे के सारे इस सब में क्या होते हैं, लाइसोजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण ये बैक्टीरिया को किल करते हैं और ये एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनल की। इंटरनल में बात करते हैं तो हम लोग सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, इन्फ्लामेटरी बैरियर की बात करते हैं, फीवर की बात करते हैं और साइटोकाइंस की बात करते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे कि ये चारों टॉपिक्स हम लोग प्रॉपर पढ़ने जा रहे हैं। अब हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं इंटरनल पढ़े, एक्सटर्नल तो पढ़ चुके हैं हम लोग, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल। तो अब पढ़ते हैं इंटरनल। इंटरनल को हम लोग सेकंड लाइन ऑफ बैरियर बोलते हैं और ये इनेट का है। तो जब सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं तो सेलुलर बैरियर्स जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक, एक्चुअली में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इंटरनल चाहे एक्सटर्नल हो वो भी किसका, इनेट का, तो वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो सेलुलर बैरियर की बात कर रहे हैं तो सेलुलर बैरियर में क्या होता है, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होंगे और दूसरा फेगोसाइटिक सेल्स होंगे। तो नॉन फेगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, NK सेल्स बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ WBC तरह करते हैं और वर्क अगेंस्ट कैंसर सेल करते हैं और कैंसर सेल मतलब वायरस सेल को इन्फेक्ट करने से बचाते हैं। और दूसरा बात कर लेते हैं फेगोसाइटिक सेल्स की। तो ऐसे सेल जो ब्लड वेसल्स में ब्लड आते हैं और दूसरा अदर कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। तो ब्लड में आप जानते हैं कि ब्लड में मोनोसाइट्स आती है, न्यूट्रोफिल्स आती है जिसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट बोलते हैं। दूसरा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट बोल रहे हैं। इसमें जो आपका होता है 4 to 7 लोग % होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो अदर कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेज है। दूसरा बात करते हैं लीवर में जो प्रेजेंट होते हैं कुफर सेल बोलते हैं। बोन में अंदर में जो डिफेंस करने के लिए जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं। और दूसरा आपका कार्टिलेज सेल जो कि कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल होती है। और तीसरा अंतिम जो हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन में माइक्रोगिलियल सेल्स होती है जो कि किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में हम 2 तरह के बैरियर पढ़े, एक नॉन फेगोसाइटिक सेल और दूसरा फेगोसाइटिक सेल। और ये नॉन स्पेसिफिक्स होते हैं और जब नेचुरल किलर सेल पूछे तो ये नॉन फेगोसाइटिक सेल हैं और काम करते हैं WBC की तरह और अगेंस्ट इसके काम करते हैं कैंसर सेल के और वायरस इन्फेक्टेड सेल के। अब बात कर रहे हैं फेगोसाइटिक सेल के। तो ये तो हम ऑलरेडी ब्लड में मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और दूसरा टिश्यू की बात करते हैं, मैक्रोफेज, लिकोफर सेल, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, माइक्रोगिलियल सेल्स, ये सारे क्या हैं आपके फेगोसाइटिक सेल्स हैं और ये सेलुलर बैरियर की तरह काम करते हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेल में कोई भी पैथोजेंस आते हैं उसको उड़ा देने का काम करते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट उड़ा देते हैं। अब बात करते हैं हमको इन्फ्लामेशन की बात करते हैं। इन्फ्लामेशन बैरियर में क्या होता है कि आपका जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पे स्वेल कर देगा, मतलब फूल जाएगा और उसके बाद रेडनेस हो जाएगा और उसके बाद गर्म हो जाएगा और वहाँ पे कुछ थोड़ा पेन होता रहेगा। दैट मीन्स पेन रिसेप्टर्स वहाँ पे आपका स्टिमुलेट हो जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से, जैसे ये आपका स्किन है, स्किन के अंदर क्या होगा, कोई भी पैथोजेंस इंटर किया और पैथोजेंस इंटर करने के बाद क्या होगा, ये ब्लड में गया और ब्लड में जो इंजर्ड टिश्यू है वो क्या रिलीज किया गया था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज किया
और ये प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन है। और ये लोकल हार्मोन पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया और फर्दर पेन रिसेप्टर्स मास्टर सेल के और मास्ट सेल क्या क्या रिलीज किया हिस्टामिन, जिसके कारण क्या होगा कि वो फूलना शुरू हो गया। और फूल की क्या होगा, बेजों को डायलेटर में ब्लड वेसल का जो एरिया है वो बढ़ चुका है, ये फैल चुका है। और ये क्या करते हैं, परमिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेज, मतलब ब्लड, ये जो वेसल्स है ना, ब्लड का सप्लाई बढ़ा दिया। और इसमें क्या होगा, जो आपका अमीबाइड सेल्स होती है, अमीबाइडिक मूवमेंट करके जो WBC आती है और वो फाइट करती है पैथोजन से और मारती है बैक्टीरिया और पैथोजन को। तो वो कब होती है, जब आपके ये जो ब्लड वेसल्स या जो एरिया है उस एरिया में ब्लड का सप्लाई बढ़ा देते हैं, जैसे कि WBC का सप्लाई बढ़ जाता है और वो जो मूवमेंट करता है उसे एमोइडल मूवमेंट करते हैं, और जो इसको या डायपेडेसिस बोलते हैं। तो देखिए, जब आपका डायलेट हो जाएगा तो ये फैल जाएगा, तो फुला रहेगा। और इसके टेम्परेचर जब यहाँ पे फाइट होगा पैथोजेंस और जो ब्लड सेल्स हैं या WBC हैं, तो वहाँ पे हीट हो जाएगा, जिसके कारण क्या वार्म हो जाएंगे और रेडनेस हो जाती है। अब रेडनेस एंड वार्म, ये सब फ्लूइड के कारण स्वेलिंग, रेडनेस एंड वार्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं फीवर की। तो फीवर ओवरऑल एक्चुअली में है क्या, तो फीवर क्या है कि इफ़ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, दैट मीन्स कि आपको यूज क्या करना था, यूज एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एग्जाम्पल पैरासीटामोल, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को घटाता है। एक्चुअली में बॉडी के टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पैथोजेंस एंड WBC के साथ इंफेक्शंस हो रही है, डेट मीन्स की फाइट हो रही है। और ये इंटरल्यूकिन हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये जो पैथोजेंस हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और इस टॉक्सिन्स को इनहिबिट करने का काम करते हैं और उसके फंक्शंस को कंट्रोल करने के काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है कि जब हम बात करते हैं इसमें पैथोजन और WBC की, तो इंटेंशन की बात करते हैं कि कौन कब मतलब बहुत अच्छे से मतलब फाइट कर रहा होगा, कितना जल्दी फाइट कर रहा होगा। तो जो ध्यान से देखिए, जब इसमें बोथ आर पायरोजेंस, दैट मीन्स कि टॉक्सिन जो रिलीज कर रहा है और जो इंटरफेरेंस, ये बोथ आर पायरोजेंस, जो फीवर कॉजिंग हैं। और ये स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस होने से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो चलते हैं वो कम हो जाते हैं, और माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होता है, कम हो जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि आपके बॉडी में जो माइक्रोब्स गए उसको कम किया जा सके। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अब फोर्थ टाइप्स की। जो इंटरनल में हम पढ़े थे अभी, जस्ट क्या पढ़े हम लोग, इंटरनल में यही पढ़े, सेलुलर बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर एंड फीवर पढ़े। अब फीवर के बाद हम साइटोकाइंस पढ़ते हैं। तो साइटोकाइंस पढ़ते हैं, तो साइटोकाइंस में क्या होता है, एक्चुअली में इंटरफेरोन होता है, और ये टाइप अल्फा बीटा गामा इंटरफेरोन होता है। और अब बात करते हैं अपने NCERT में एक जो गिवन है और इंटरफेरोन के बारे में। तो ऐसे इंटरफेरोन्स होता क्या है, तो एक्चुअली में इंटरफेरेंस ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल करता है, और वो आपका जो बॉडी का सेल है ना, वो इंटरफेरेंस रिलीज करता है ताकि ये किसी तरह के ये वायरस को किल नहीं करता, आपके बॉडी को शील्ड प्रोवाइड करता है ताकि आपके सेल जो ना ये जो वायरस है वो आपके सेल को ना इन्फेक्ट ना कर पाए। तो हम बात कर रहे हैं वायरस, जब कोई भी सेल को वायरस इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद क्या, वायरस इन्फेक्टेड द सेल्स, एंड जो सेल्स वायरस से इफेक्टेड हो गया वो इंटरफेरोन रिलीज करता है। और इंटरफेरोन की बात करते हैं, तो इंटरफेरोन ये जाके नॉन इन्फेक्टेड सेल को, नेबर सेल को जाके स्टिमुलेट करता है, और ये रिलीज करता है एंटी वायरल प्रोटीन, और इसे बोल सकते हैं वायरल ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। बात करते हैं इंटरफेरोन एक्चुअली में होता है क्या। इंटरफेरोन एक तरह की प्रोटीन है, ये वायरस को किल नहीं करती, बल्कि ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को, जो सेल इन्फेक्टेड नहीं हुआ वायरस से, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हाँ, दूसरा हम ये पढ़ रहे हैं कि नोट किल वायरस, वायरस को किल नहीं करती, नोट इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, रोकती है। ये जो इंटरफेरोन है ये रोकती है किसको, ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन को। नोट वायरस स्पीसीज, वायरस स्पेसिफिक बट स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब ये अलग अलग तरह के वायरस हैं। तो वो वायरस जो अगर प्लांट का वायरस है तो वो प्लांट के वायरस के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन और प्लांट के अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक नहीं। तो सिमिलरली ये नोट वायरस स्पेसिफिक बट स्पीसीज स्पेसिफिक होती है कि ये जो प्लांट है इसमें यही स्पीसीज है, ये स्पीसीज इसको डेंजर पहुंचा सकता है। तो उस तरह से क्या करता है कि ये इंटरफेरेंस जो होता है अलग अलग वायरस के लिए, क्या बोला, वायरस स्पेसिफिक नहीं होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अब बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनेट इम्यूनिटी दो टाइप से पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे, इंटरनल पढ़े थे, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में हम पढ़ रहे थे
साइटोकाइंस पढ़े, फीवर्स पढ़े, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स पढ़े, सेलुलर बैरियर्स पढ़े। जब एक्सटर्नल की बात करें तो हम एक्सटर्नल में पढ़े फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है एक्चुअली में, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऐसे कैपेसिटी या ऐसे एबिलिटी जो कि आपको जन्म लेने के बाद आए, तो और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है और ये मेमोरी बेस्ड होती है। तो बात कर लेती है स्पेसिफिक होती है, इंटरनल होती है, और इसको अगर डिफेंस लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। और फीचर्स की बात करती है स्पेसिफिक होती है, डाइवर्सिटी होती है, मेमोरी होती है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्स होती है कि अपने सेल के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है और जो अदर सेल्स होते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्स करके क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करके ये अलग अलग इम्पैक्ट और अपने रिजल्ट को शो करने की काम करती है। जब अब टाइप्स ऑफ, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स पढ़ने शुरू किया हम लोग। टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक प्राइमरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होती है और सेकेंडरी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होती है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग कि टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जब पढ़ रहे थे तभी दो टाइप पढ़े, एक क्या पढ़े, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें पैथोजन और एंटीजन हुए। तो जब पैथोजन और एंटीजन पहली बार इन्फेक्ट करता है किसी पर्सन को, तो पहली बार इनकाउंटर करता है, तो उस समय क्या होता है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, जो लड़ने वाले सेल्स होते हैं, जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, ये अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं और जो मेमोरी सेल्स होते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या होती है कि जो भी पैथोजन है उसको रोकने के लिए और उसको मारने के लिए होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एंटीबॉडीज का टाइप बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग, 5 टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि IgM इम्यूनोग्लोबिन M और दूसरा इम्यूनोग्लोबिन G, ये दोनों हार्मोन, ये दोनों एंटीबॉडीज़ में सबसे ज़्यादा सिक्रीशन, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स में फर्स्ट इनकाउंटर में IgM बनता है। अब सेकेंड इनकाउंटर की बात करते हैं तो सेम पैथोजन अगर दूसरी बार इनकाउंटर करता है तो इसका इंटेंसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पहले वाले इंटेंसिटी। दैट मीन्स कि अगर पहली बार इनकाउंटर करते हैं तो स्लो रिस्पॉन्स होता है, और जब बाद में इम्यूनिटी सेकेंड बार इनकाउंटर करते हैं रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है और वो इफेक्टिव होता है। तो पहली बार में इन्फेक्शन करने के बाद क्या हुआ, जो अपना नॉर्मल होस्ट सेल था वो अपने मेमोरी सेल के अंदर क्या किया, मेमोरी सेल जनरेट किया, और मेमोरी सेल के अंदर क्या फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज हुआ, और एंटीबॉडीज में सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि IgA अमाउंट ज़्यादा सिक्रेट हुए, और जो IgA और इन कम्पेयर टू IgM। तो इससे क्या हुआ कि जो सेकेंडरी इम्यूनिटी का जो सेकेंड, दैट मीन्स सेकेंड रिस्पॉन्स जो होता है सेकेंड इनकाउंटर करने के बाद वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स। तो हम लोग इसको देखते हैं कि आप दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि जो एंटीबॉडीज फर्स्ट इनकाउंटर में सेकेंड इनकाउंटर में, तो ये जो आपका दिख रहा है ये फर्स्ट इनकाउंटर का दिख रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, जो आपका फर्स्ट इनकाउंटर होता है ना, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं, इधर नंबर ऑफ डेज की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर IgM एंटीबॉडी का सिक्रेशन ज़्यादा बनते हैं, जो कि फिर मेमोरी सेल्स बनाते हैं, और ये मेमोरी सेल्स फर्दर अपने सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए तैयार होते हैं और बहुत सारे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि IgA की अमाउंट ज़्यादा होती है। अब दोनों का कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इनकाउंटर में इन्वॉल्व होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड इनकाउंटर में लो इंटेंसिटी के साथ होती है और ये हाई इंटेंसिटी के साथ होती है। दूसरा ये इन्वॉल्व होती है लिम्फोसाइट और इसमें मेमोरी सेल लिम्फो। तो बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ पे IgM एंटीबॉडीज M और एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन M है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इसमें ज़्यादा सिक्रेटरी IgM और इसमें ज़्यादा बनते हैं IgG सेल्स। तो दोस्तों आज हमें इम्यूनिटी तक ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इम्यूनिटी पढ़ना स्टार्ट रखिएगा, और जिन लोग को भी पढ़ने में थोड़ा समस्या हो वो NCERT को प्रॉपर ध्यान से पढ़ेंगे, और नोट्स तो बेसिकली बहुत बनाना है अच्छे से, और NCERT को पढ़ना है, और बिना NCERT पढ़े किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से करने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आपके पेपर्स में पेपर का लैंग्वेज जो होता है वो बुकों से आती है जनरली, तो बुक को पढ़ना समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मित्र। तो फ्रेंड्स आज हम सेकेंड से फिर से आ चुके हैं, हम लोग सेकेंड लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। आज हम लोग जहाँ पर हम लोग एंटीजन या एंटीबॉडी की बात कर रहे थे, तो आज हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एंटीजन का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सारे को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, आज सेकेंड लेक्चर में स्वागत है, और आज आप देख रहे हैं द लर्निंग एरिया, और ये जो पढ़ाए जा रहे हैं ये BN सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है।
तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए, और अच्छे से समझिए, सीखिए और पढ़ते रहिए। तो हम आज बात करने जा रहे हैं एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन एक्चुअली में होता क्या है? एंटीजन जो आपकी बॉडी में कोई भी किसी तरह का एंटीजन जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर बनती है, जिसके अगेंस्ट में सॉरी एंटीजन जो होती है वो कोई भी पैथोजेंस का बॉडी होती है, सेल होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर आके डैमेज करने का कोशिश करता है। तो वो चीज़ें आपकी बॉडी में अगर बनती है तो उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी में जो सेल्स बनती है उससे फाइट करने के लिए उसे हम लोग एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एंटीजन है, और ये एंटीजन का इपीटोप्स है, और इधर कुछ स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग, ये भी इपीटोप्स है। और यहाँ बात कर लें दूसरा हमारा एंटीबॉडीज है। जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के साथ ये पैराटोप के साथ क्या करता है, पैराटोप के साथ कंबाइन करता है, और फर्दर ये एंटीजन से, और ये जो है एंटीजेनिसिटी दिखा रहा है, और मोलिकुलर वेट देखें तो 10,000 डाल्टन की बराबर होती है प्लाज्मा सेल की। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ की। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज होती है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ स्ट्रक्चर्स अपने बात दिया है। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी है, और ये जो जिसको हम लोग पैराटोप्स बोलते हैं, और ये जो है इपीटोप्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। तो आगे हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो इसको हम लोग आईजी लिखते हैं। तो आईजी मतलब हुआ ग्लोब्यूलिन। तो ये प्रोटीन का होता है। और नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो 4:H2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, हैवी चेन्स, लाइट चेन्स। तो हैवी चेन्स दो होते हैं, लाइट चेन्स दो होते हैं। तो